नमस्कार जी, सबको प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी। नमस्कार प्रणाम जी। नमस्कार जी, नमस्कार सबको प्रणाम। प्रणाम। आज कुछ थोड़ा लेट होने के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए सभी लोग आ जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो आज शुरू करते हैं। एक बार आप अपने इष्ट देव को या अपने कुल के देवी देवताओं को या भगवान गणपति को, सरस्वती जी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे काम आए, दूसरों के काम आ सके और मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकूं। जो मुकेश से आगे कहा था, बताओ मुकेश से 2-3 साल छोटा हो। क्योंकि हमारी तो बात हो भी तेरे वाले बैच में था। बस चुप रही है थोड़ी देर। चलिए सर, आज शुरू करते हैं ज्योतिष शास्त्र को। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये वेदों का छठा अंग माना जाता है। हमारे 4 वेद हैं और उसमें से छठा पार्ट माना जाता है। इसको छठे अंग के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये छठा रैंक हो गया। ऐसी कुछ बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये छठा होने के बावजूद भी जब तक ज्योतिष नहीं होगी बाकी अंगों को हम पढ़ नहीं सकते। तो ये बात विशेष तौर से की गई कि ज्योतिष को समझने के लिए कभी कभी आदमी ऐसा कहता है कि कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए, बहुत धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर से प्रेरणा होनी चाहिए। ये बातें हो सकती है, लोगों को बताई गई है, लेकिन विशेष तौर से आप ये समझिए कि अगर आपकी लगन है, आप में धैर्य है, तो ज्योतिष पढ़ सकते हैं आप। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो कि कोई कठिन नहीं है, परंतु क्या है कि लोगों ने इसे ऑकल्टिज्म के नाम पे बहुत मिस्टीरियस बना दिया। ज्योतिष शास्त्र को बहुत सारे ऋषियों ने लिखा, लेकिन आप लोगों ने अगर हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई ये मानते हैं कि उसका पिताश्री है, किसी ने कोई सब्जेक्ट बनाया, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो महर्षि पाराशर जी ने लिखा। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसको ग्रंथ को लिखा और ज्योतिष के बारे में बातचीत की, लेकिन सिस्टमेटिकली किस तरीके से इसको शुरू करना चाहिए और अंत कहाँ तक करना चाहिए, जितने भी ऋषियों ने लिखा उन सबको महर्षि पाराशर जी ने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध का मतलब है कि राइटिंग में फर्स्ट टाइम वो लेके आए इसको, और इसका नाम रखा उन्होंने होरा शास्त्र। पाराशर होरा शास्त्र बाद में नाम बना, लोगों ने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम के आगे पाराशर लगा दिया। आज हम ये पढ़ रहे हैं, आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज नारद जयंती भी मानते हैं। और नारद मुनि के बारे में हम सब जानते हैं कि ज्यादातर उनके बारे में कहते हैं कि वो इधर की बात उधर लगा देते थे। कुछ लोग मुहावरा भी कहते हैं कि ये चुगलखोर थे। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे और जब देशकांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बीबीसी लंदन के कोरस्पॉन्डेंट थे, रिपोर्टर थे, अर्थात समाचार एजेंसी के प्रमुख थे। इधर का समाचार उधर और उधर का समाचार इधर। अगर आपका गृह नारद देशकांड में होगा तो आप बहुत अच्छे आईटी के काम करने वाले आदमी हो सकते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन के मालिक होंगे। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन अगर आपका गृह नारद देशकांड में नहीं है तो फिर ये काम आप नहीं कर सकेंगे। तो आज नारद जी की जयंती है। और दूसरा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी जन्मदिन है आज, उनकी भी जयंती है। तो 2 महान आदमियों के जन्मदिन पे आज हम ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष का। और जितनी भी आप देखिए, कोई सी भी ज्योतिष पढ़िए, चाहे अंक ज्योतिष पढ़िए, न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं, चाहे वास्तु पढ़िए, चाहे पामिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको ज्योतिष की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ज्योतिष के प्लेनेट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बगैर आप कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि ज्योतिष सबकी जननी है, और ज्योतिष अगर आपको आती है तो बहुत सारी बातें आपके लिए बहुत आसान सी हो जाती हैं। जिन लोगों ने ज्योतिष को पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ अजीब सा लगेगा उन्हें, लेकिन आप ये देखिएगा कि जिन लोगों ने बनाया, मैं नहीं जानता आप लोग कितने मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले रहे हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हुए कितने साल हो गए होंगे। कोई बता सकता है अंदाजा? मैं सोचता हूँ कि शायद ट्रिग्नोमेट्री को आविष्कार हुए 200-400 साल हुए होंगे, 500 साल लगा लो, 600 लगा लो, 800 साल लगा लो, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। 7,000 नहीं। चलिए, कितना जी?
7,000 5,000 साल पुराना तो इंडस वैली है, उससे पहले ही रही होगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हाँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बाद की बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो, इंडस वैली तो आपने बहुत पुरानी बात कर दी है। तो मेरा ये मतलब है कि जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया, उन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा ये बनाए जो, और डिग्री मिनट की बात की, तो ये तो महर्षि पाराशर ने जिसने की, जिनके बेटे वेद व्यास रहे, जिनका असली नाम कृष्ण देवव्यापन था। हमें सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए कि हमें नाम नहीं मालूम होता उनका। वेद व्यास जी का असली नाम ये था, और वो महर्षि पाराशर के बेटे थे। जिन लोगों ने महाभारत देखा होगा उनको पता होगी ये बात अच्छी तरीके से कि वेद व्यास जी जो थे, उन्होंने वेदों का विस्तार किया। 4 वेदों को अच्छी तरीके से उन्होंने रीराइट किया, बहुत सारी चीजों को लिखा। षट दर्शन जिसे कहते हैं, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, वो भी उन्होंने लिखी। तो बहुत महान आदमी माने जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि गणेश जी से उनकी शर्त लिखी थी कि मैं 1 लाख श्लोक बोलूंगा और नॉन स्टॉपिंग तुम्हें लिखने हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा, लेकिन बिना सोचे समझे बोलना मत, जो मैं लिख दूंगा उसे काटना मत। उन्होंने कहा ठीक है। वेद व्यास जी बोलते चले गए और गणपति जी लिखते चले गए। तो आपको नहीं लगता कि पिटमैन शॉर्ट हैंड बनाने वाले रहे, उनसे पहले गणेश जी ने पिटमैन की तरह शॉर्ट हैंड में महाभारत लिखा होगा? कोई बोलता रहे और कंटिन्यूअसली उसे लिखते रहे। तो विदेशियों ने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया, तो यहाँ तो गणपति जी ने बहुत पहले लिखा। तो इसी प्रकार से मेरे ये कहने का अर्थ है कि वेदों का विस्तार करने के कारण वो वेद व्यास कहलाए, और पाराशर जी के सुपुत्र थे। और पाराशर जी ने सत्यवती से शादी की थी, जो मछुआरे की लड़की थी। उसके गर्भ से महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और वो रंग से काले थे, कुछ ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहे थे, तो उनको कृष्ण कहा गया। और देवव्यापन का मतलब है 2 नदियों के बीच में होने के कारण वो ये कहलाए। और रंग थोड़ा सा काला रहा तो कृष्ण देवव्यापन के नाम से वो मशहूर हो गए। तो उन्होंने ज्योतिष के बारे में जो ग्रंथ लिखे, वो उन्होंने जो पिछली किताबें महाभारत को देखिए, रामायण को देखिए, किसी भी ग्रंथ को देखिए, सभी में ज्योतिष की बातें। और छोड़िए दुर्गा जी का पाठ तो आज भी दुर्गा सप्तशती को देखकर करते हैं, तो उसमें भी जो है उनका जिक्र किया हुआ है ज्योतिष का। वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामचरितमानस में, इन सब में हमारे यहाँ पे ज्योतिष की बहुत जानकारियां दी गई है। तो कहा जाता है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि आकाश में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उनकी ज्योति के आधार पर ये पता चलता है कि उनको देख के ये किया जाता है प्रेडिक्ट। पर मैं ये आपसे कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के आविष्कार से पहले हमारे देश में वेद व्यास जी ने ये लिखा कि कोई ग्रह 30 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हो गया, उसने डिग्री को हिंदी में अंश कहा कि 30 अंश से ज्यादा कोई ग्रह नहीं चलेगा। और 12 हाउसेस बनाए, 12 हाउसेस, और उसने एक हाउस को 30 डिग्री दी। तो 12 गुणा 30 करूंगा तो 360 डिग्री हो गई। इसका मतलब उस आदमी को अच्छी तरह पता था कि 360 डिग्री में सब कुछ देखेंगे। इसको भी छोड़िए, रावण के पिताश्री के बारे में हम जानते हैं, है ना, लेकिन जो उनके ससुर थे उनके बारे में, मय नामक राक्षस के नाम से जाने जाते हैं वो, मैं और ये। और अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये माया हो जाएगा। विदेशियों ने कह दिया माया सिविलाइजेशन है ये। तो उन्होंने भी इस बारे में बहुत लिखा है कि लंका इतने डिग्री पर बसा हुआ एक देश है। अजीब सी बात है, उनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता होंगे तभी वो आदमी लिख सकता है, वरना कोई नहीं लिख सकता। और मजेदार बात ये, पाराशर जी ने इस डिग्री मिनट सेकंड्स को आपके जीवन काल में टाइम में चेंज करने का फार्मूला दिया कि आपका चंद्रमा इतने डिग्री का है, सूर्य इतने डिग्री का है, तो आपकी लॉन्जिविटी इतनी हो सकती है। आपका ये टाइम ऐसा है तो आप इन स्थानों पे घूमने भी जाएंगे, आपकी मौत के स्थान पे भी वो डिग्रियां ले जाएगी आपको। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। पर मैं सोचता हूँ कि जब हमारे देश में इतना उन्नत विज्ञान था, उसके बावजूद भी हमारे विज्ञान ने या हमारे लोगों ने कभी इसका चर्चा और प्रसार नहीं करना पसंद किया। जैसे 1944 से लगाकर 2044 तक कौन सा ग्रहण किस दिन लगेगा और 1 साल में कितने ग्रहण लगेंगे और कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, अभी 2044 आया नहीं। हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, जब 2044 तक का उन्होंने लिख के रख दिया। इसका मतलब ये हुआ उनको स्पीड ऑफ सन, स्पीड ऑफ मून और स्पीड ऑफ अर्थ और इनका एंगुलर डिस्टेंस कितना है ये उन्हें अच्छी तरह पता होगा। तभी तो बताएगा कि भाई ये प्लेनेट इधर आएगा, ये यहाँ पे इसका एक तरह से जो रोटेशन है वो इस जगह पर हो रहा है और ये इसका पाथ है
इस पथ पे कटिंग करेंगे तो ये पॉइंट जो होगा ये ल्यूनर एक्लिप्स होगा, ये सोलर एक्लिप्स होगा। अब एक गाड़ी अगर कहीं मान लीजिए अजमेर से चल रही है, एक गाड़ी दिल्ली आ रही है, तो उनके बीच की दूरी जानने के लिए मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार आकाश में जितनी चीजें हैं उनको आप किलोमीटर में, मीटर में नहीं नाप सकते, उनको एंगुलर डिस्टेंस में नापने के लिए डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो डिग्री का इस्तेमाल किया गया ये हमारी अचीवमेंट है। और हम इस बात को ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये जब बातें होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे लोग कितने उन्नत विज्ञान के जानकार थे। और बाद में इस बात को हमारे देश में जो कुछ विदेशी लोग आए, कुछ ने हमारे ग्रंथ जला दिए, कुछ ने हमारी बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी। जिन लोगों को मुंह जबानी याद था, स्मृतियों में था, उन्हें खत्म कर दिया। वरना आप देखेंगे वास्तुशास्त्र के ग्रंथ भी तो बिल्डिंग बनाने का आर्किटेक्चर हमारे यहाँ इतना बढ़िया था। आज की इंजीनियरिंग, क्षमा करें तो इंजीनियर तो बुरा ना माने, उतना शायद नहीं कर पाएंगे जितना उन लोगों ने किया होगा। कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग होते हैं, तो प्रमुख रूप से 3 माने जाते हैं। पहला शास्त्र का जो अंग है उसको कहा जाता है गणित। गणित के बगैर कोई काम नहीं हो सकता ज्योतिष शास्त्र में। उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स आना सबको जरूरी है, और मैथमेटिक्स आएगा तो आप गणित की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, पूरा बनाया। पूरा का मतलब है प्रेडिक्टिव पार्ट, सिर्फ एक अकेले आदमी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करनी हो तो। और फिर उन्होंने बनाया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि कहाँ भूकंप आएंगे, कहाँ मौसम खराब होगा, कहाँ सोने का भाव बढ़ेगा, कहाँ चांदी का भाव बढ़ेगा, कहाँ रॉयट्स होंगे, दंगा हो जाएगी, कहाँ लोग मर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातों के बारे में बात की। वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। पर फिर भी उसके बाद भी लोगों ने इसको और पार्टों में कर दिया कि प्रश्न शास्त्र है, जिसे होरेरी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने और भी इसके बहुत सारी चीजें की, लेकिन मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र को 3 पार्टों में बांटा कि मैथमेटिक्स है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, एक अकेले आदमी के बारे में जिसे होरा कहते हैं, और दूसरा जो है वो संहिता है। संहिता का मतलब है भूकंप इत्यादि के बारे में जानकारी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि जो अर्थ एलिमेंट के जो प्लेनेट होते हैं और अर्थ में एलिमेंट के जो जोडियक साइन है, अगर वो प्लेनेट उसी में आ जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि धरती पे भूकंप आने की संभावना को बढ़ा देंगे। और सारे के सारे ग्रह धरती की तरफ देखेंगे तो उनकी ग्रेविटेशन फोर्स हमारे को बहुत प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार से ये ज्योतिष के जानने वालों ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखा और बताने की कोशिश की। तो वैदिक काल में जितने भी ऋषि हुए ना, उन सब में आप समझिए कि पाराशर जी के ही बेटे थे वेद व्यास जी, और बाकी अन्य लोगों ने भी ज्योतिष को बहुत लिखा और इसके कई पार्ट कर दिए। लेकिन मुख्य रूप से सिद्धांत, पूरा और संहिता, ये 3 ही थे। बाद में आप स्वर को कह सकते हैं योगिक क्रियाओं के लिए, और सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है पामिस्ट्री, और होरेरी एस्ट्रोलॉजी इत्यादि बहुत सारी चीजें बनाई। तो ये देखिएगा कि ये एक कुंडली बनाई गई है और इस कुंडली में 12 भाव हैं, और 12 भाव, ये जो खाने बने हुए हैं इनको मैं भाव कह रहा हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो है ये 12 भाव हैं। भाव का कहने का अर्थ है कि आपकी फीलिंग्स इन भावों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको भाव कहा गया। आपकी भावनाएं हैं यहाँ पे। पर आप इसको, जब विदेशी लोग ज्योतिष की बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो वो भी 12 ही भाव बनाते हैं। जैसे ये मैंने बनाए ऐसे ही वो बनाते हैं, लेकिन उन 12 भावों के नाम भी वही है जो भारतीय नाम। तो उन्होंने जो 12 भावों के नाम बनाए सेम ये के ये हैं जो भारतीय ज्योतिष में। उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसको एक नाम दिया हाउसेस। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये हमें जल्दी समझ आएगा, तो हम इसको हाउस कह सकते हैं। कुछ लोगों ने हाउस की हिंदी की तो उन्होंने कहा कि ये घर है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये खाना है, पहला खाना, दूसरा खाना, तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 2। तो कभी कभी हमारी जबान से खाना भी निकल सकता है, भाव भी निकल सकता है, हाउस भी निकल सकता है, घर भी निकल सकता है। तो एक बात आप अच्छी तरह समझिए कि 12 चीजों के अंदर पूरी दुनिया की सारी बातें जानने के बारे में बात लिखी गई, और प्रत्येक हाउस 30 डिग्री का है। और आप देखिएगा कि जो जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर
जो फर्स्ट हाउस है जहां पर लगन लिखा है या प्रथम भाव लिखा है, इसको हम असेंडेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये असेंडेंट जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ईस्ट होराइजन में जो जोडियक साइन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है कैलकुलेट करके मैथमेटिकली, कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि निकली हुई थी जोडियक साइन, वो यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो जोडियक साइन लिखा जाता है उसको निकालने के लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपकी कुंडली नहीं बन सकती। जन्म तारीख है, समय है, लेकिन स्थान नहीं है कहाँ पैदा हुए, तो आपकी कुंडली बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब कई लोगों को भूल जाते हैं कि उनको जन्म कहाँ हुआ था, कभी कोई अपना टाइम भूल जाता है, तो पत्री नहीं बन सकती। तो हमारे पास साइंटिफिकली देखें तो हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें किसी आदमी की जन्म पत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। इसका नाम भारतीय फिलॉसफी में कुंडली कहा जाता है। जैसे हमारे चक्र होते हैं, शरीर में कुंडलिनी होती है, सांप की तरह से चक्कर लगा के बैठी हुई होती है, इसी प्रकार से ये होती है। इसको डिकोडिंग करने की बात की जाती है। तो इन कुंडलियों में आप देखें कि जहां 1 नंबर लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, यानी 1 4 7 जो 10, ये पूरे पूरे स्क्वायर बने हुए, आप ऐसा समझिए। और बाकी जो चारों तरफ है वो ट्रायंस हैं। तो 8 यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं और 4 यहाँ पूरे वर्ग बने हुए हैं, तो ये कुल मिला के 12 हैं। जो 4 हैं, 1 4 7 10, इनको अंदर के भाव कहा जाता है, इन्हें ज्योतिष में केंद्र कहा जाता है। और ये केंद्र के जो भाव होते हैं, इनका चुनाव कहा जाता है कि व्यक्ति नहीं कर सकता अपने जीवन में। जैसे पहला मैं हूं, सेल्फ होता है, खुद ही होता है। चौथा घर माँ का होता है, जहां 4 लिखा है वो मदर के बारे में जानकारी देता है। 7th हाउस जीवन साथी का है, स्पाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। और 10th हाउस प्रोफेशन का है, पिता का है। तो चौथा घर माँ का, 10वां घर पिता का, पहला घर मैं खुद हूँ, 7वां घर मेरा जीवन साथी है। यानी 1 7 एक्सेस में जो भी आएंगे वो अपोजिट सेक्स होंगे। जैसे 4th है तो मदर है, तो उसके सामने फादर है 10 नंबर में। फर्स्ट मैं हूँ, सेल्फ मेरा है, तो इसका मतलब मेरा लाइफ पार्टनर 7th हाउस हुआ। इनके बारे में पाराशर जी ने लिखा है कि इनका चुनाव नहीं कर सकते। अंग्रेजी की भी एक कहावत है कि शादियां जो होती है स्वर्ग में ही तय हो जाती है, कौन किसका जीवन साथी बनेगा ये बात। ये दूसरी बात है कि कहने को हम कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने चुना, मैंने खुद ने चुना, लव मैरिज की, ये सब बातें हैं, लेकिन डेस्टिनी ऑलरेडी कहती है कि नहीं, ये तो सब पहले से ही तय है। और आप देखोगे सचमुच, जिन लोगों ने पिछले जीवन के बारे में जानने की कोशिश की, पास्ट लाइफ के बारे में, उन लोगों को ये कुंडलियां भी काम आएगी। इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने कुंडली बनाई है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली बनाई है। उसके बाद हमारे पास ये साउथ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। सॉरी, इस नॉर्थ इंडियन की कुंडली में देखिएगा कि इसमें 12 खाने बने हुए हैं, लेकिन नंबर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डाले गए। और जो नंबर हैं ये हाउसेस के नंबर भी हैं, पर ये जोडियक साइन के भी नंबर कहलाएंगे। जोडियक साइन क्या होते हैं अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद ये साउथ इंडियन स्टाइल का होरोस्कोप है। इसमें देखो सारे स्क्वायर से बनाए गए, लेकिन इसमें जो राशियों के सिंबल हैं, जैसे नाम है, मेष है, वृषभ है, यानी एरीज हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनी हो गया, कैंसर हो गया, लियो हो गया, ये सब क्लॉकवाइज लिखे गए। लेकिन जो हमारा असेंडेंट होगा वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपका असेंडेंट जब आपका जन्म हुआ 1 नंबर का होगा तो 1 ही लिखा जाएगा 1 की जगह, और अगर यहाँ पर 4 हुआ तो 4 नंबर लिखा जाएगा। यानी जब मेरा जन्म हुआ उस समय इस होराइजन पे जो भी जोडियक साइन था, उस जोडियक साइन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टाइल की कुंडली है उसके अंदर जो मेरा असेंडेंट बनेगा, यानी मेरे जन्म के समय इस होराइजन में कौन सा साइन था, जैसे लियो था तो वो लियो को ऐसे स्क्वायर बना देगा। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ लियो असेंडेंट में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद ये बंगाल की कुंडली है, ये भी कुछ वैसी ही कुंडली है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर डाले गए हैं, राशियां डाली गई है, वो एंटी क्लॉकवाइज डाली गई हैं। इसी प्रकार ये उड़ीसा में भी है, ये आपका असेंडेंट कोई भी आएगा वो नंबर सामने लिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज वो नंबर लिखेगा। इसी प्रकार ये वेस्टर्न सिस्टम है कि ये हमने रोमन लेटर में लिखा और 1 नंबर जहां है वहां से चार्ट शुरू होता है और असेंडेंट के आगे ASC लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 12 कुंडलियां बनती है। अब इसमें जो फर्स्ट हाउस है, ये वाला जो फर्स्ट हाउस है, इस फर्स्ट हाउस की मैं बात कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट हाउस किस चीज को दिखाता है। क्योंकि जो लोग हमारे पास पत्री दिखाने के लिए आते हैं, उन लोगों में एक खासियत होती है कि वो लोग जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं
कि आप ही कुछ बता दो। कोई भी आदमी पत्री लेके आता है दिखाने के लिए, तो वो कहता है आप तो सब जानते हो, सभी कुछ बता दो। ज्योतिषी सब नहीं जान सकता। जैसे आप डॉक्टर के पास गए कि आपने तो सारी मेडिकल लाइन पढ़ी, आप ही बता दो मुझे क्या बीमारी। डॉक्टर बता नहीं सकता। कुछ टेस्ट लिखेगा उसके बाद बताएगा, कुछ पूछेगा उसके बाद बताएगा, कुछ उसको लगेगा कि यार इस बीमारी के ये लक्षण होते हैं, वो बात करके बताएगा। इसी प्रकार ज्योतिषी जो होगा वो कुछ पूछेगा। तो बेहतर यही होता है कि आदमी अपना समय बेकार ना करके सीधा सीधा ही बताने की कोशिश करे कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी मान लीजिए कहता है कि मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ या मदरलैंड के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मुझे 4th हाउस ही देखना होगा। मुझे विदेश जाना है, फॉरेन में सेटल होना है, तो भी मुझे 4th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब होना बहुत जरूरी है विदेश में रहने के लिए। कैसे खराब होगा ये तो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए मेरे को प्रोफेशन के बारे में जानकारी लेनी है, तो मुझे 10th हाउस देखना पड़ेगा, जहां नंबर 10 लिखा है। इसका मतलब यह है मैं अपने प्रोफेशन के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये सर्विस से रिलेटेड बात होगी। चाहे आप कोई सी भी नौकरी करो, चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाओ, तो 10th हाउस ही मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन जहां 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। तो जो जैसी जानकारी चाहता है हम उसी हाउस पे अपनी कंसंट्रेशन करते हैं, और वहां बैठे प्लेनेट और उन चीजों को देखकर ही कोई बात प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। तो अब हम आते हैं फर्स्ट हाउस पे, कि जो फर्स्ट हाउस होता है इसे हम लगन कहते हैं। इससे हमारा शरीर, हमारा भौतिक शरीर, जो फिजिकली अपीयरेंस आदमी की है, वो कैसी होती है, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। कभी कोई पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का आदमी अपना फोटो देखे, फिर 10th क्लास का देखे, फिर कॉलेज के लाइफ का देखे, और फिर शादी के एल्बम में देखे, और फिर बुढ़ापे में देखे अपने पोता पोतियों के साथ, तो सब जगह पर अलग अलग रंग रूप दिखाई देगा उसका। इसी प्रकार से समय के अनुसार लगन के प्रभाव भी कुछ घटते और बढ़ते रहते हैं। ये स्थान आदमी के जन्म स्थान के बारे में, और उसकी कितनी महिमा होगी, कितना उसका नाम होगा, उसके बारे में, सौभाग्य उसका कैसा रहेगा, फाइनेंशियली वो कैसा रहेगा, और उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये फर्स्ट हाउस उसके बारे में दिखाएगा। लेकिन इस फर्स्ट हाउस की एक और बात है, कि फर्स्ट हाउस आपकी सबसे बड़ी जो चीज है वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में। जब भी कभी हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस को जरूर चेक करना चाहिए, कि कोई अभी हमसे ये भी तो पूछने आएगा ना मेरी सेहत कैसे चलेगी। उसके बाद ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस के बारे में कहा जाता है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, धन से जुड़ा हुआ घर है। और ये देखिए जो लिखा हुआ है ये तो आप पढ़ ही लेंगे, है ना, पर मैं कुछ चीजें इनको छोड़ के बोलता जा रहा हूँ, तो आप उसे समझ लें। तो ये कहा जाता है कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के बारे में कहा गया है कि ये आदमी के धन के बारे में और ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताता है। आदमी के परिवार की जिम्मेदारियों को बताता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसा निभा पाएगा। और दूसरा घर चूंकि धन का है, तो ये आपके कीमती वैल्यूएबल जो चीजें हैं, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की, है ना, आपके कीमती जेम स्टोन्स की, उनके बारे में जानकारी देता है। लेकिन साथ ही ये जो सेकंड हाउस होता है, ये जहां हमने लिखा है अप्राकृतिक मैथुन, ये उसकी भी बात करता है। आज की तारीख में LGBTI के नाम से भी जाना जाता है, कि लेस्बियन क्या होते हैं, गे क्या होते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, बायोसेक्सुअल मेल फीमेल क्या होते हैं, इनके बारे में जब बात करते हैं, यूनक के बारे में बात करते हैं, तो ये सेकंड हाउस ही हमें दिखाता है। कभी कभी आदमी इन चीजों का भी प्रयोग करता है। आप देखिए कि ये बड़ी अजीब सी बात है, आज की तारीख के अंदर लोग, ऐसे लोग आपस में एक दूसरे से शादियां करना चाहते हैं। महर्षि पाराशर जी ने अपने जन्म पत्री पढ़ने के बारे में जब ये बात की, होरोस्कोप मैचिंग के बारे में बातें जहां लिखी हुई मिलती है, तो वहां कहा गया है कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि ये, जो मैंने अभी आपको कहा कि LGBTI वाले लोग हों, तो इन लोगों से दूर रहना चाहिए, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में संतान उत्पत्ति की संख्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और कभी कभी इनका मन एक दूसरे से हटके दूसरी तरफ जुड़ जाता है। अभी कितना सही है कितना खराब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग आज की तारीख में कहते हैं कि ये एक अलग ही शास्त्र बन गया, अलग ही सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंपेल किया जा रहा है कि इसके लिए अलाउ करे,
तो आप ये सोचिए कि आज से 5-7 हजार साल पहले महर्षि पाराशर ये बात लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे से पहले जो आचार्यों ने लिखा वो मैं यहाँ लिपिबद्ध कर रहा हूँ। तो उस जमाने में भी ऐसी चीजें रही होगी, है ना। तो दूसरा स्थान जो है होता है आपका मुंह भी होता है, खाने पीने की चीजें भी होता है, आपके बोलने की ताकत भी है, आपकी ओरेटरी पावर है, आपकी स्पीच है, आपकी लैंग्वेज है, आप कैसा अच्छा बोलते हैं, कैसा खराब बोलते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ये इस बारे में भी बात करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हाउस है। और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता आप में कितनी है। आपने शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, आपके माता पिता भी हैं, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, नौकरी की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, भाइयों की भी, अपने होने वाले बच्चों की भी, और बच्चे हो गए तो उनकी जिम्मेदारी भी। तो ये सेकंड हाउस दिखाता है कि आप कितना संभाल पाएंगे। और कभी कभी पति पत्नी के बीच में वाक युद्ध हो जाता है, जो कि आज हमारे देश में डाइवोर्स की कहानी नहीं है, लेकिन पुराने लोगों ने इस बारे में कहा कि द्वितीय भाव जो होगा, यानी सेकंड हाउस जो होगा, वो पति पत्नी के मौखिक रूप से झगड़े जो होंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाने के, बदतमीजी भरे होंगे, तो उनका जीवन दुभर हो जाएगा, रह नहीं पाएंगे। आज की भाषा में कहें तो वो डाइवोर्स ले लेंगे। ये शब्द हमारा नहीं है, तलाक शब्द भी हमारा नहीं है, लेकिन जीवन खराब होते हुए एक साथ रहते थे और कुछ समय बाद फिर ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए दशा आती है और चली जाती है। तो इस प्रकार सेकंड हाउस हमारे लिए ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताता है कि कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे अगर आप किसी का देखिए, जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, इस हाथ में भी आप देखें तो ये यहाँ से ये देखेंगे, ये लाइफ लाइन है जिस पर मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये लाइफ लाइन है, ऐसे निकली हुई होती है। इस लाइफ लाइन के साथ ही आपकी फेट लाइन निकले और ये दोनों इकट्ठी हों, तो निश्चित तौर से आदमी ज्वाइंट फैमिली में रहता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, जन्म पत्री में बहुत देर लग जाएगी, मगर आपकी जो लाइफ लाइन है उसके साथ अगर आपकी जो लक लाइन है, फेट लाइन है, सेटल लाइन है, क्योंकि शनि से ही भाग्य बनता है, तो उसके साथ उसका संबंध बन जाए तो आदमी ज्वाइंट फैमिली में रहता है। ये बात दूसरी है कि उसके बाद वो लाइन टूट जाती है, क्योंकि जो नई लाइनें बनती हैं वो टूटती और बिगड़ती रहती हैं, तो टूटी तो आप अलग हो जाएंगे। पर प्रमुख रूप से तो 3 लाइनें तो आदमी के हाथ में रहेंगी रहेंगी ना, लाइफ लाइन, हेड लाइन और हार्ट लाइन। कितनी मजेदार बात है कि भगवान विष्णु से पार्वती जी कहती हैं आपने आदमी के हाथ में बहुत कुछ लिख दिया, अब तो आदमी बहुत ताकतवर हो जाएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस हाथ के अंदर जितनी भी आड़ी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, सब की सब खराब हैं। तो भाग्य रेखा को छोड़ दें, जीवन रेखा आदि छोड़ दें, तो ज्यादातर लाइनों में हाथ में आड़ी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि मन और बुद्धि इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है। दिल और दिमाग ही बहुत है इंसान को बर्बाद करने के लिए। कभी दिल से चोट खाएगा इंसान, कभी दिमाग से चोट खाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये बात कि कौन कितनी जिम्मेदारी निभा पाएगा, ये जन्मपत्री देखते समय सेकंड हाउस बताएगा। किस किस भोजन के प्रति आपका अच्छा रुझान है, कुछ खाने का मन करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ये भी यही वाला हाउस बताएगा आपको। उसके बाद थर्ड हाउस पे आते हैं कि थर्ड हाउस हाउस ऑफ करेज भी कहलाता है, लेकिन इसको छोटे भाई बहनों का भी मानते हैं। सहोदर का मतलब है जो एक माँ के उदर माने पेट से पैदा हुए, पड़ोसियों का भी है, यात्रा का भी है, शॉर्ट जर्नीज के बारे में बात करें उनका भी है, आपकी बहादुरी का भी है, आपका ईएनटी का पार्ट भी इसी में गिन लिया जाता है। और ये पिता की मृत्यु के बारे में भी जानकारी देते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में भी बताता है। कभी कभी ये जो होता है कम्युनिकेशन का भी हाउस है, इसको कह सकते हैं कि संवाद का घर है। ये आदमी किन किन लोगों से कैसे काम करता है, और ये समाचार पत्र, न्यूज एजेंसी में काम करने के बारे में, आईटी के काम करने के बारे में, आपके पड़ोसियों के साथ कैसे अच्छे संबंध है, कैसे खराब संबंध है, उनके बारे में भी बताता है। तो जो थर्ड हाउस है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक हिम्मत हौसला नहीं होगा, अपना तो यात्रा कर सकते, ना भाई बहनों के साथ जी सकते, ना कुछ कर सकते। और इसके बारे में कुछ लोगों ने माना कि ये आपके जो सर्वेंट होते हैं उनका भी है, आपके घर के अंदर जो काम करने वाले नौकर होते हैं उनका भी है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घर हो जाता है। कभी कभी देखिए, जैसे मैंने कहा पिताश्री से ही छठा घर पड़ेगा, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पिता की बीमारी और आयु से संबंध जोड़ देगा, क्योंकि बीमारी से लाइफ स्पेन कम हो जाता है। तो ये घर बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस ऐसे ही नौकरों के बारे में, आपके फोर्थ हाउस से 12वां है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। ये फोर्थ हाउस बस एक शब्द में खत्म किया जा सकता है इसको कि ये माँ का घर है। माँ का घर है
तो आपका जन्म स्थान है, जन्म स्थान है तो पिताश्री का घर है। तो ये कहा जाता है कि आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल कैसा है, गाड़ी कैसी है, और आपकी हाई सेकेंडरी तक की एजुकेशन कैसी है। माँ ही पहली टीचर होती है जो आपको सिखाती है। आपने देखा होगा कि जानवरों के भी कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो वो, जैसे गाय का एक बछड़ा हुआ, वो पैदा होता है तो गिर जाता है, क्योंकि धरती की ग्रेविटेशन फोर्स उसको खड़ा नहीं रहने देती। धरती घूम रही है ना, तो आदमी नहीं घूम पाता। जैसे मैं ट्रेन चलती हूँ, ट्रेन में बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जल्दी उतरना चाहता हूँ और कूद रहा हूँ, तो मुझे ट्रेन के साथ दौड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार माँ की कोख से जब मैं बाहर आता हूँ तो धरती पे खड़ा रहना मुश्किल होता है। ऐसे छोटे बच्चे के लिए भी दिक्कत होती है, तो बहुत समय बाद चलना सीखता है, कुछ चीजों को पकड़ के चलने लग जाता है। तो पहली जो हमारी शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है, और इसीलिए पापा, मामा, दादा, नाना, ये दो दो शब्द जब से ही चले आ रहे हैं, कोई बड़े कठिन शब्द नहीं है और सारी दुनिया में एक जैसे ही है। इस भाव को कहा गया है कि समाज में आपकी कितनी रेपुटेशन है, आप जिस समाज में बैठते उठते हैं वो लोग आपको कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, और आपको सुख कितना है, सोने का, नींद का, आराम का, आपके पास कितने ऑर्नामेंट्स हैं, आपके कपड़े कैसे होते हैं, और आपके इनलाज का जो घर बार है उनके साथ आपका, उनका हाल, उनके द्वारा आपको मिलने वाली मदद, क्योंकि वो भी आपके माँ बाप जैसे हो जाते हैं। तो ये चौथा घर आपका सुख है, और ये सुख खराब होता है तो इंसान विदेश चले जाता है। विदेश में रहना बहुत अच्छी बात हो सकती है, आज की तारीख में तो बहुत ही अच्छा समझा जाता है, पर पुराने जमाने की ज्योतिष में लिखा है कि देशाटन, देशाटन का मतलब है कि घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए तो बढ़िया हो सकता है, पर रहना अपने देश का ही बढ़िया बताया गया है। खैर, देश काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती रहती है। देश का मतलब है जिस देश में आप रहते हैं, काल का मतलब है समय, और पात्र का मतलब है जिस आदमी का बर्थ चार्ट आप देखने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी की भाषा में नेटिव कहा गया है, जातक कहते हैं हम अपनी भाषा में, जैसे बुद्ध धर्म की कथाओं में जातक कथाएं कहा जाता है। इसी प्रकार चौथा हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस, वो जातक का सुख होता है। उसके बाद ये पांचवा घर है, ये पांचवा घर भी जो है पूर्व जन्मों का है। मैं अभी जहां से आया हूँ पिछला जन्म, जस्ट अभी, पता नहीं मेरे कितने जन्म हो चुके हुए हैं। डॉक्टर ब्रेनविज ने अपनी किताब लिखी है ना, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो उसमें उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बहुत लिखा है, और उस एक नर्स की कहानी दी है। तो जो हमारे ज्योतिष में पांचवें घर को हम ये मानते हैं कि पिछले जन्मों में मैं भी, जस्ट इससे पिछले जन्म में मैं कहाँ था, क्या करके आया हूँ और कैसा हूँ, उसके बारे में जानकारी देता है। साथ में ये कॉलेज लाइफ की पढ़ाई के बारे में बताता है। ये घर जो, सॉरी, ये जो घर होता है, ये आपके गर्भ धारण करने का भी है, यानी प्रेगनेंसी का भी है, पेट भी है, आपका पेट की खराबी होना, आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे या बीमार होंगे, आप में कितनी आर्टिस्टिक नेचर है, कितनी कलात्मकता है, और आप गुप्त रूप से कितने मंत्रों को, कितनी चीजों को पढ़ते हैं, करते हैं, और विद्या का है, बुद्धि का है, आपके संतान का है। तो कम शब्दों में कहें तो फिफ्थ हाउस जो है विद्या, बुद्धि और संतान का है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो ये आपके हार्ट के बारे में जानकारी देता है कि आपको हृदय रोग होगा कि नहीं होगा, आपकी हार्ट अटैक की बीमारियां बनेगी कि नहीं बनेगी, और वो कैसी होंगी। हृदय रोग कितनी, ज्योतिष में बहुत प्रकार का बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो उनमें से किस टाइप का होगा। और ये आपका फिफ्थ हाउस जो होता है शेयर मार्केट का भी है, कि आप कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस विषय में भी है ये। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा रोल है वो प्रेम संबंधों का भी है। और प्रेम संबंधों के बारे में ज्योतिष में दो बातें की गई है कि व्यक्ति जो होता है शारीरिक आकर्षण के कारण प्रेम करता है, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा अट्रैक्शन जो होता है आदमी की बुद्धि का हो सकता है। बहुत बुद्धिमान हो आप तो दूसरे लोग तब भी आकर्षित हो सकते हैं आपकी तरफ। हॉलीवुड से बॉलीवुड तक की फिल्मों में देखते हैं ना कि जो लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कभी कभी लड़कियां उनसे प्यार करती है, या जो लड़की बहुत इंटेलिजेंट होती है लड़का उससे प्यार कर लेता है, चाहे वो सुंदर है या नहीं। तो पाराशर जी ने लिखा है कि जो आकर्षण है वो बुद्धि और शरीर का होता है, और ये फिफ्थ हाउस है जो आपको उस तरफ धकेल देगा। फिर कॉलेज की पढ़ाई आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बुद्धि का घर है,
विद्या प्राप्त करने गए, बुद्धि खराब हो गई आपकी, और आपका प्रेम जो हो गया वो व्यक्ति विशेष से हो गया, ना कि शिक्षा से हुआ। तो पांचवा घर बहुत सावधानी का घर है, और पिछले जन्मों के कारण इस जन्म में मेरे को क्या मिलेगा। इस पांचवें घर की एक और विशेषता है कि आपके जन्म के समय आपकी माँ की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जन्म देने वाली स्त्री के लिए उस समय बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। तो फिफ्थ हाउस ये कहता है कि बस मर के बचने का समय होता है ये। तो जब हम जन्म लेते हैं तो माँ के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो इस बात को दिखा रहा होता है कि आपको जीवन में माँ का सुख कैसा रहेगा। और पांचवा घर जो होता है यंत्र मंत्र तंत्र। आप किसी भी आदमी को देखिए, अभी जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ आपके समझ में शायद नहीं आएगा। ये कहा गया कि फिफ्थ लॉर्ड का जब टाइम आता है इंसान की जिंदगी में, कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो आस्तिक हो जाता है। अब वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि भारतीय धर्म या भारतीय परंपरा को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि पांचवा घर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अभी पहला घर था मैं खुद था, दूसरा घर मेरी ज्वाइंट फैमिली है, थर्ड हाउस मेरे यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, चौथा घर माँ का है, चौथा घर आपकी गाड़ी का, चौथा घर आपके मकान का, चौथा घर आपका स्टेटस है, और पांचवा घर आपकी विद्या बुद्धि संतान का है। इनमें से ही कुछ खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है इंसान की। उसके बाद छठे घर के बारे में बात करते हैं। ये घर जो है रोग का, शत्रु का और कर्ज का। मुख्य रूप से तीन बातें याद रखिए आप, कि आपको रोग कैसा होगा, आपका शत्रु कैसा होगा, और आप पे कर्ज कितना होगा और कैसे मिलेगा, और कर्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुश्मन आपके लिए जानलेवा तो नहीं साबित हो जाएगा। और आपकी जो बीमारियां होगी, वो ज्योतिष शास्त्र में बीमारियों के बहुत प्रकार हैं, उनमें एक बीमारी का नाम है आगंतुक। आगंतुक का मतलब है कि जो मेरे जन्म लेने के बाद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से होगी, वो फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का आईक्यू बचपन में ही खराब हो जाएगा, और उसको वो बातें बार बार याद आएंगी, वो नहीं कर पाएगा, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर पे चोट लगने से भी कुछ हो सकता है, तो वो क्या होता है, जन्मजात रोग होता है। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात जो मैं माँ के गर्भ से या हेरिडिटिकली आ गए मेरे पास, या फिर मेरे बाहर पैदा होने के समय वातावरण के कारण जो भी हुआ वो भी रोग हो सकते हैं। और उनमें फिजिकली और मेंटली अलग अलग बातों में डिवाइड किया गया, उनको भी आगे फर्दर बहुत सारी चीजों में बांटा गया है। लेकिन अभी आप वहां ना जाके हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो छठा घर होता है वो आपके किराएदार हो सकते हैं, जिससे आप कमा के खाते हैं, आमदनी बनाता है आपकी। कभी कभी भीख मांगने जैसी परिस्थिति भी हो जाती है। भीख मांगने का अर्थ आप ये ना समझिएगा कि सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का अर्थ ये है कि आप बैंक से लोन भी ले रहे हैं। कभी कोई भी कोई आपको थ्रेट कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, ये उसका भी घर होता है। और एक जीवन साथी के रहते दूसरे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये उसका भी है। और जो छठा घर है, पाराशर जी ने तो एक बड़ी शानदार ज्योतिष के आचार्य ने बात लिखी है कि छठा घर ज्योतिष में सबसे बढ़िया है। इतनी सारी मैंने खराब बातें बताई, शत्रु है, दुश्मन है, बीमारियां हैं, जहर देके मार देने की बातें भी लिखी गई है वहां पे, चोरों के द्वारा खतरा भी लिखा गया है, बदमाशों के द्वारा भी, कहीं भीड़ में दंगा फसाद हो रहा वहां पर भी मर जाने की संभावना दर्शाता है। कितना खतरनाक घर है, और वो कहते हैं सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये छठे घर को कहा गया कि रोग का है। अब पहला घर मैंने जैसा बताया कि आपकी हेल्थ है। हेल्थ अच्छी जब खराब होती है तो आदमी को लगता है यार मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी, मैंने अपने हाथों बिगाड़ ली। तो ये एक आईना है जो दिखा रहा होता है कि देखा आपके कर्म ऐसे थे कि आप बीमार हो गए। दूसरा घर कुटुंब का है, धन का है। चार भाई इकट्ठे रह रहे होते हैं तो बहुत मजबूत घर बन जाता है, लेकिन सब बिछड़ जाते हैं, अकेले रहते हैं तो सामने वाला हावी हो सकता है। 10 गुंडे मिलके एक आदमी को मार सकते हैं। शेर को पकड़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी है कि 10 बंदे मिल जाए। तो इसी प्रकार से अपने परिवार की याद दिलाता है। और जब इंसान पे कर्ज होता है तो पता चलता है कि मेरे परिवार का धन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था, उस धन को मैंने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए पाराशर कहते हैं कि ये 12 भाव में से छठे घर तक हम पहुंच गए, और ये छठा जो घर होता है इंसान को उसकी उस भूमिका के बारे में बताता है कि जिनके कारण आप भिक्षावृत्ति के कगार पर पहुंच गए, कर्ज लेने की नौबत आ गई, ऋण लेके आप भाग जाएंगे, ये उस बात को भी दिखाएगा। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, कोई सहायता करेगा या नहीं करेगा, ये उसको भी दिखाएगा। किराएदार आपका मकान खाली करेगा कि नहीं करेगा, ये उसको भी दिखाएगा।
उसके बाद ये 7वां घर है। आप देखिए पहला स्क्वायर जो था वो मैं खुद था, दूसरा जो स्क्वायर था वो मदर का था, जिसको 4 नंबर लिखा गया था। अब ये 7वां घर है, ये भी वर्ग है, अर्थात जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो माँ से लगा रहता है, माँ उसका साथ, हर चीज में माँ चाहिए उसे। कुछ समय माँ से छूटता है, शादी के बाद तो बीवी की जरूरत पड़ती है, जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, पति की जरूरत पड़ती है। तो 7th हाउस को कहा जाता है कि जीवन साथी का घर है। और ये आप ऐसा समझिए सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आपके किए गए कर्मों का परिणाम होता है। और ये 7वां घर जो होता है व्यापार का भी होता है, बिजनेस का। आप कैसा बिजनेस करेंगे, कैसे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, ससुराल कैसी होगी, जो आपके बिजनेस पार्टनर है वो कैसे होंगे। इसीलिए ज्योतिष में बहुत शानदार बात की जाती है कि जिस आदमी का विवाहित जीवन अच्छा है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा जी सकता है, बिजनेस अच्छा चला सकता है। और बिजनेस में पार्टनरशिप में उसकी बिगड़ रही है तो आप ये मान के चलिए कि उसका अपना गृहस्थ जीवन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे कहना बताना तो पड़ता ही है, तो ये कहा जाता है कि ये आदमी को पेड सर्विस ऑफ सेक्स भी होता है, कि किसी को आपने खरीदा, अपना एंजॉय किया और चले गए। ये कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 7वां घर है अपने वीर्य को नष्ट कर देने का भी है। इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसे कार्यों की तरफ या पति के साथ ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता, रास्ता भटक जाता है। तो ये उस घर के बारे में भी दिखाई देता है। और इस 7वें घर से आप एक बात का और विचार कर सकते हैं कि ये आपको मारने के भी काम आता है। अब आप देखिएगा कि जब 7th लॉर्ड का टाइम आता है तो कम उम्र होती है तो शादी भी होती है, थोड़ी और उम्र हो जाती है तो व्यापार भी करता है इंसान, लेकिन बड़ी उम्र हो जाती है तो ये मार्केश का काम करता है। मार्केश के बारे में मेरे ख्याल है जो ज्योतिष पढ़ने थोड़ा बहुत तो किताबें पढ़ी चुके होंगे इधर उधर, तो उनको पता चल गया होगा कि मार्केश होता है, एक वर्ड है, आप ये समझिए। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमारी जिंदगी का दी एंड भी कर सकता है। कभी कभी पत्नी या प्रेमिका नहीं मिलती तो आदमी अपने सुसाइड कर लेता है, सामने वाले को भी मार देता है। आप देखिए मैंने भी आपको बताया था 5th हाउस प्रेम संबंधों का है और 6th हाउस जो है रोग और बीमारी का है। 5वां घर प्रेम संबंधों का है। प्रेम संबंधों में से गुजरता है ना जब इंसान, तो कभी कभी लवेरिया जैसा रोग हो जाता है। अच्छा भला है, नहा रहा नहीं, धो रहा नहीं, घर में पड़ा हुआ है, बच्चा, घर वाले करें बेटे क्या है, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं पापा, बहुत उदास होके पड़ा है, शरीर स्वस्थ है पर दिमागी तौर से बहुत परेशान है, तो ये लवेरी रोग का परिणाम हो जाता है। लेकिन कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ घूमने जाना है, खर्च करना है, तो कर्जे भी करा देता है अपने दोस्तों से। और कभी कभी कॉलेज में दुश्मनी भी करा देता है दूसरे लड़कों से कि तू उस लड़की उस लड़के से क्यों बात कर रहा है। तो ये 7th हाउस ध्यान भी ले लेता है, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर नेचुरल जोडियक में लिब्रा जोडियक साइन है, और लिब्रा जोडियक साइन जो है एरी साइन है, हवा वाला, वायु तत्व का। इसका मतलब यह है कि तराजू होती है उसमें, और तराजू दो ही काम आती है, लॉ एंड ऑर्डर के और बिजनेस के। तो ये कहा जाता है कि 7th हाउस इसलिए बिजनेस का है। जिसका 7th हाउस जीवन साथी के साथ, अपनी पत्नी और पति के साथ बहुत मधुर संबंध है, उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। और जो जैसे मैंने बताया था 4था घर पब्लिक का होता है, पर पब्लिक के साथ आपके रिलेशन कितने बढ़िया हैं, पब्लिक आपको इलेक्शन के लिए जिताने को तैयार है कि नहीं है, पब्लिक आपके फेवर में है कि नहीं है, पब्लिक आपका स्वागत जूतों से करेगी, मार के भगाएगी, या आपको रेस्पेक्ट देगी, ये 7th हाउस ही बताएगा। तो इसलिए 7वें घर को यहाँ पर शुक्र की लिब्रा जोडियक साइन होता है, उसका लॉर्ड वीनस होता है। तो कहा गया जी वीनस माने लक्ष्मी जी, तो घर की पत्नी को लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है। और ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, पुरुष को विष्णु कहा जाता है, तो विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान कहलाता है। इसलिए इस स्थान के बिगड़ जाने पर व्यापार खराब हो जाते हैं जो पार्टनरशिप में चल रहे होते हैं, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जान भी ले लेता है कभी कभी इन बातों के चलते। तो ये कहा जाता है जो ये 7th हाउस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी जीने के लिए माँ बाप, माँ छूट जाती है तो फिर जीवन साथी ही वही सब काम करके देता है आपको, कि मेरे कपड़े कहाँ है, मेरे ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब चीजें। तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। उसके बाद ये 8वां घर है, जिस प्रकार 6ठा घर था उसी प्रकार ये 8वां घर है। बड़ी अजीब सी बात है, पाराशर जी ने इसको आयु का स्थान कहा, लेकिन आधुनिक हम लोग जैसे ज्योतिष कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं
और कुछ आचार्यों ने इसे कहा कि ये मृत्यु का भाव है, और मृत्यु को देखना हो तो इसी घर से देखेंगे। लेकिन जैसे कि फर्स्ट हाउस का ओरेटरी पावर सेकंड हाउस था, तो ये मेरी बीवी या मेरे पति की ओरेटरी पावर है 8th हाउस, और मेरे फिजिकल रिलेशनों में उसके साथ कितना सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। मुझे दूसरे लोगों के साथ ऐसा काम करने के बाद में बीमारियां जो मिल जाएंगी जिनको मैं बता नहीं सकता, जिनके कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती है, उस बारे में भी है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल का भी है, गुप्त उन स्थानों का जहां पर आदमी कभी सोना ढूंढने, चांदी ढूंढने और ऐसे कामों के लिए चले जाता है जहां से कुछ प्राप्त होगा। लेकिन इस घर को मृत्यु का घर इसलिए भी कहा गया है कि मरने के बाद आपकी डेड बॉडी का क्या होगा। लोग, बहुत सारे लोग सड़ जाते हैं पड़े हुए, कोई पूछता नहीं है, पता नहीं होता है, एक्सीडेंट में चले जाते हैं, युद्ध में खत्म हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं आज के जमाने में तो बहुत बुरी हालत है कि शरीर का क्या हो जाता है। आप समझिए कि 25-30% लोगों का संस्कार अच्छा हो पाता है, बाकी तो ऐसे ही चले जाते हैं, तो क्या हालत होती है। तो ये जो 8th हाउस है ये बताता है कि आपके शव का, आपकी डेड बॉडी का क्या होगा। आप जो वसीयत लिख रहे हैं उस वसीयत में कोई फेरबदल तो नहीं कर देगा। वसीयत लिखी हुई कहीं दोबारा से लिखने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। और इनहेरिटेंस में या वसीयत में आपको जो धन मिल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, आपके काम आएगा कि नहीं। धन तो देने वाले ने दे दिया, पर आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। और ये धन ससुराल वालों का भी है। ससुराल वाले जो आपको धन संपत्ति देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमारा दामाद कमजोर ना पड़े, दूसरों को हम फख्र से कह सके कि हमारा दामाद है, ये काम करता है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहा है। कितनी अभी नहीं आई आवाज? बस आ रही है सर, आ रही है। आ गई सर, अभी आ गई। ठीक है जी, थैंक यू। हो सकता है कि मैं थोड़ा पीछे हो गया था, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये जो 8वां घर है ये एक्सीडेंट का भी होता है, दुर्घटना का भी होता है। और कभी कभी तो देखिए बड़ी अजीब सी बात है, पाराशर जी ने लिखा है व्यक्ति घर पे मरेगा, घर वालों के बीच में मरेगा, या रोड पे मरेगा, या किसी धार्मिक स्थान पे मरेगा, या शत्रु की कस्टडी में मर जाएगा। कहाँ पे मरेगा, कैसे मरेगा, और कभी कभी कर्जे के कारण आत्महत्या कर लेगा। ये घर उसी बारे में बताता है। लेकिन ये 8वां घर ये भी बताता है कि मरने के बाद, चूंकि भारतीय वैदिक दर्शन जो है वो आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों की बात करता है, तो बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि मरने के बाद आपकी गति क्या होगी, अर्थात मरणोपरांत आपकी गति क्या होगी, आपकी आत्मा कैसे शरीर में जन्म लेगी। हमारे देश में तो इसके ऊपर बहुत फिलॉसफी है, विदेशी लोगों ने तो इसको सब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ तो कॉमन सी बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान करे तेरे जीते जी कीड़े पड़े, तो हम तो देखते हैं आज के जमाने में दांतों में लोगों के कीड़े लग जाते हैं जीते जी, है ना। तो ये शाप देने का स्थान भी है। इंसान किसी को बददुआ देता है तो ये 8वां ही घर होता है, शाप देने का। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होते हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स, उन पे कब्जा करने का। लोग पुराने किलों पे, महलों पे, छोटे छोटे खंडर जो होते हैं उनके ऊपर कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं में डूब के मर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कमजोर बिल्डिंगें होती हैं, बरसात में, तूफान में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाता है इंसान। कभी कभी ऐसी जगह पर जहरीले जानवर, रेप्टाइल्स होते हैं, सांप जैसे, वो काट लेते हैं, आदमी मर जाता है। कभी कभी किसी का मर्डर करने के लिए ऐसी जगह पर ले जाके भी ऐसे इंसान काम कर देते हैं। और आदमी की गलत काम के प्रति आदतें कैसी होगी, चोरी करने के लिए, रेप करने के लिए, हत्या करने के लिए, ये 8th हाउस ही दिखाएगा आपका। ये 8वां घर ही है जो शरीर के जेनेटिक ऑर्गन्स की खराबी और बीमारी किसी दूसरे के संपर्क से ये नेचुरली होगी, और ये अंग कट भी सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं, आपको नपुंसक भी बना सकते हैं। ये केवल 8वां भाव ही दिखाएगा। तो 8वां भाव देखा जाए तो जन्म पड़ती में बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि मैंने जन्म तो ले लिया, मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति होगी, क्या स्थिति बनेगी। कभी कभी हम ये बात करते हैं कि देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना होगा कि पितृदोष भी होता है। अब पितृ लोग जो मेरे माता पिता थे, फोर फादर से, वो मुझे क्यों दोष देके जाएंगे, और उन दोष के कारण जो मेरे ऊपर रोष बनेगा उसके कारण मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं रुक जाएंगी। ठीक है, जो चीज समझ नहीं आती एलर्जी हो जाती है। इसी प्रकार से ये कि ज्योतिष में कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारी कुंडली में तो पितृदोष है, पितरों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जो मेरे पूर्वज हैं वो मेरा भला चाहने वाले हैं, जो जीते जी मेरा कुछ नहीं कर पाए वो मरने के बाद क्या करेंगे, पर उनकी आत्माएं हमें गाइड करती हैं, अच्छे करने के लिए हमें बताती हैं। तो हम पितृदोष के बारे में जानकारी देखते हैं, वैसे तो प्लेनेट से भी देखेंगे, लेकिन हाउस में इसी के द्वारा देखी जाएगी कि मैंने जो कर्म कर रहा हूँ उन कर्मों को जोड़ भी रहा हूँ, वो कर्म जुड़ रहे हैं
तो 8वां स्थान गुप्त माना जाता है। मौत कैसी होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता यमराज के सिवा, यमराज के आदमियों के सिवा। आप अगर कठोपनिषद पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उस उपनिषद में आपने नचिकेता की कहानी सुनी होगी, जिसके पिताश्री जो गायें दान दे रहे होते हैं, बेकार सी दे रहे होते हैं, और बच्चे के जिद करने पर वो उसे यमराज को भेंट दे देते हैं कि जा मैंने तुझे यमराज को दिया, है ना। तो 8वां घर बहुत गुप्त है। और गड़े हुए खजाने, गड़े हुए खजानों से तात्पर्य है कि जब ये बहुत एक्टिव होता है ना हाउस, तो क्या होता है, आदमी अपना धन बैंक में नहीं रखता, जमीन में गाड़ देगा, किसी दूसरे के पास रख देगा, पार्टनर के पास रख देगा। वो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मर जाएगा। घर वाले, कई दफा आदमी मर जाता है अचानक, पता ही नहीं होता कि किसके पास कितना धन छोड़ गए, कौन सी जमीन में कौन सी दीवार में गाड़ दे, नहीं मिलता वो धन हमें। लेकिन कभी कभी किसी मकान को खरीदा, तोड़ के बना रहे हैं, आपको अचानक उसमें धन मिल गया। ऐसी स्थिति ये वाला घर दिखाता है। तो देखा जाए तो 8वां घर खुशी का भी और गम का भी है, दोनों ही चीजों का है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के बारे में भी ये घर दिखाता है, जिसे आधुनिक लोग ये मानते हैं कि वो धरती पर स्वर्ग जैसा आनंद है। अब ये 8वां घर ही होता है जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझता, सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचता है। तो ये घर एक और भी बात को दिखाता है कि आप किसी से जो पैसा देते हैं उधार, उस पर ब्याज लगाते हैं। सूदखोरी का काम है, शाइलॉकशिप का काम है, पैसे वसूलने का काम है। अगले के पास है या नहीं है, आपने लेने। और आजकल तो कानून बन गया कि उसने लिख दिया कि मेरे से पैसे मांग रहा था, मैं तो आत्महत्या इसकी वजह से कर रहा हूँ। पैसे भी गए, आदमी गया या नहीं गया, वो किसी और वजह से गया, लेकिन आप जेल जा सकते हैं। तो 8वां घर जो होता है जन्म पत्री में बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी चाहता है मेरे शरीर को अच्छी तरह से दाह संस्कार किया जाए, मेरी कोई बदनामी नहीं हो, मेरा धन मेरे बच्चों के काम आए। तो इस प्रकार से 8वें घर का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ये 9th हाउस है, इसे भाग्य का स्थान कहा जाता है और इंसान के चरित्र के बारे में बताता है। ये कर्म नहीं, धर्म करने की क्षमता को दिखाता है। पैसा होना और बात है, तीर्थ यात्रा करना और बात है, धर्म करना और बात है, धर्म के नाम पर दान देना अलग बात है। तो ये जो होता है हमारी नियति होता है। और इसमें कहा जाता है कि देवीय कृपा, आप देखिए यहाँ देवताओं की कृपा देवीय शब्द में ही शामिल है कि मतलब सुपरनेचुरल पावर हमें गाइड करती है, हमारी तकदीर बनाती है, किस्मत बनाती है, वो हमें बताती है कि आपको क्या करना है। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जब बिल्कुल थक गए तो उनको सपने में बहुत सारी चीजें दिखाई दी गई और उन चीजों को देखने के बाद उन्होंने उन चीजों को बना लिया। जैसे बहुत मशहूर कहावत है कि सिंगर ने सिलाई की मशीन बनाई तो सुई को उसने उल्टा लगाया, कितने समय तक बेचारे परेशान रहे। ग्रामवेल भी ऐसे ही बताते हैं कि मुझे ऐसी चीजें ऐसे दिखाई दी गई। रदरफोर्ड जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, वो भी ऐसे ही बताते हैं कि मुझे सपने में दिखाई दिया। तो जो सपने सच होने वाले वो होते हैं, वो देवताओं की कृपा से, भाग्य से, मेरी नियति से, जो मैंने किया उनके बारे में बताते हैं। और मेरे पुण्य कर्मों के बारे में, जो मेरे फोर फादर्स ने पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल मुझे कितना प्राप्त होगा। माँ बाप कहते हैं अरे बेटे मैंने कोई पुण्य कर्म किए तो इसका फल तुझे मिल जाए। और कभी कभी हम आत्माओं से संपर्क करने की बात करते हैं कि आत्माएं धरती पे हैं या नहीं है। प्रिंचिक मेथड होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड होता है। इन चीजों से हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ आत्माएं क्या हमारा भला कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आत्मा को बुला लेते हैं लेकिन भेजना नहीं जानते वापस, और वो जाना भी नहीं चाहती, फिर तब आप परेशान हो सकते हैं। तो ये 9th हाउस बताता है कि किसी सुपरनेचुरल पावर का, जो आप किसी डेविल की सोल भी हो सकती है और किसी गॉड की सोल भी हो सकती है, जो आपको बचा भी सकती है, मार भी सकती है, और कभी कभी पागलपन भी कर सकती है। तो 9th हाउस जो होता है हमारी आशा का होता है, हमारी उन्नति का होता है, देवताओं की कृपा का होता है। माँ बाप ने जो पुण्य कर्म किए होते हैं उनके बारे में बताता है। गुरु के प्रति मेरा कितना ध्यान है उसके बारे में बताता है। और इसे धर्म का भाव कहा गया है, और साथ में इसे ये चिकित्सा के लिए भी कहा गया है। अर्थात आपको मेडिकली कितनी एड मिल पाएगी, मदद मिल पाएगी, तुरंत आपको बीमार होने पर डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप घंटों परेशान होते रहे और अटैक जैसी चीज हो जाए, सुविधा तुरंत नहीं मिली तो गए काम से। तो यहाँ पर इसको 9th हाउस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूरी कुंडली में इस भाव के बारे में कहा गया है, ये भाव ताकतवर हो, इसका लॉर्ड ताकतवर हो, 9th हाउस पावरफुल हो जाए। तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाग्य बलवान तो गदा पहलवान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाग्यशाली लोग बनने के लिए 9th हाउस के ध्यान की जरूरत है। उसके बाद ये 10th हाउस है।
10th हाउस जो होता है मेरे कर्मों का होता है, मैं कैसे कर्म करने वाला हूँ और कर्मों के माध्यम से मेरी जीवन की गति कैसी गति होगी। यहाँ कर्म के बारे में ये कहा गया है कि विशेष तौर से नौकरी है, पिता के बारे में भी कहा गया है। सॉरी, मैं एक बात और आपको बताना भूल गया कि 9th हाउस रियल फादर के बारे में बात करता है और 10th हाउस जिसने मेरे को नाम दिया उसके बारे में बात करता है। सपोज कीजिए मुझे किसी और ने पैदा किया लेकिन किसी के बच्चे नहीं थे, तो मुझे ऐसी अनाथालय से किसी ऐसी जगह से ले आए और मुझे पालने लग गए, तो 10th हाउस उस पालने वाले के बारे में बताता है। कृष्ण के जन्मदाता कोई और थे पर पालने वाला कोई और था। इसी प्रकार से 10th हाउस को रियल फादर का नाम मान के ही मानते हैं, जिसका गोत्र मुझे मिला, जिसका नाम मुझे मिला, जिसके कारण मैं जी रहा हूँ, और उस परिवार का कर्ज मेरे ऊपर है कि उनकी वजह से मैं पल पोस के इतना बड़ा हुआ। उन्होंने मेरे पे जो धन खर्च किया पढ़ाने लिखाने में, मेरी सुरक्षा रखी, मेरे शरीर की, जब मैं बचपन में कमजोर था, तो ये उसके बारे में बताता है। और आपके पिता के द्वारा दूसरी जगह जाके रहना और आपको कमा के देना, परिवार का पालन पोषण करना। कभी कभी कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो पता चलता है पिता की तो नौकरी बहुत दूर लग गई, वो बेचारे कमा रहे हैं, बच्चे के दर्शन ही नहीं हो पा रहे, बहुत समय लग जाता है। तो आपको ये गवर्नमेंट से भी सम्मान, गवर्नमेंट के द्वारा फायदा, पिता से फायदा, आपकी एयर जर्नी को भी दिखाता है ये स्थान, और आपकी ताकत को भी दिखाता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ताकत कितनी ज्यादा है, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक कैसा है, उससे कितना फायदा हो सकता है, आपकी ख्याति कितनी है, आपकी फैमिली कैसी है, उनका नाम कितना था, आपकी किसी चीज की लीडरशिप कितनी है, आप में नेतृत्व करने की कितनी क्षमता है। और अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड लेके काम करना चाहते हैं, उसके बारे में, अपनी जमीन पे काम करना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी ये जानकारी देता है, क्योंकि वो भी अपने आप में काम है। और इसका सीधा सीधा संबंध कुछ लोग व्यापार से भी जोड़ते हैं कि जो 10th हाउस है वो व्यापार का भी है, पर हम ऐसा समझते हैं कि 10th हाउस नौकरी का है, चाहे वो सरकार की नौकरी हो, चाहे अपनी नौकरी हो, चाहे कुछ हो। जैसे पिता का बिजनेस है पर मेरे को पिता ने अपने काम सिखाने के लिए नौकरी पर रख लिया, तो वो भी इसी हाउस से मैं देखूंगा। उसके बाद ये 11th हाउस है, इस भाव से हम हाउस ऑफ गेन देखते हैं, और इसे हाउस ऑफ गेन का नाम दिया गया है कि मैं जिंदगी में कितना कमा पा रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ वो सारा उड़ा तो नहीं दूंगा, कुछ जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में। लेकिन ज्योतिष में इस भाव को कहा गया है कि ये बहुत खतरनाक घर है, ये इच्छाओं का घर है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, और ये इतनी इच्छा बढ़ा देता है कि आज मेरे पास 1 करोड़, तो कल 2 करोड़ होने चाहिए, फिर 10 करोड़ होने चाहिए, बढ़ती ही चली जाती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल धन का दिया, पर साथ में किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है। और हमारे जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, उसको भी हम 11th हाउस से देखेंगे। तो ये एकादश भाव जो होता है बड़े भाई बहन का होता है, साथ में ये मेरे लाभ का होता है, और मैं किसी चीज की सिद्धि करना चाहता हूँ। सिद्धि से मतलब है कि मैं IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत लोग कई जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये घर इस बारे में भी बताता है। तो 11th हाउस जो होता है हाउस ऑफ गेन है, और बड़े भाई बहन का। बड़े भाई बहन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, जितने अच्छे संबंध होंगे सचमुच लाभ आपके पास उतना ही होगा। लेकिन बड़े भाई बहन नहीं हुए तो क्या होगा कि चाचा का भी घर होता है। और अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है, जैसे पुत्र वधु लिखा हुआ है ना, तो आपका दामाद भी हो सकता है, वो कैसे होता है अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। पर अब फिलहाल आप इसे समझिए कि ये धन की बचत का घर है, कमाने के बाद आप कितना बचा पाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद ये 12th हाउस है, ये जो घर है ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, खर्चे का घर है, और ये विदेश यात्रा का है, जेल का है, अस्पताल का है, और किडनैपिंग का है, इन सब चीजों का है। खतरनाक घर है ये। आदमी का केवल और केवल अपने जीवन साथी के साथ फिजिकल रिलेशन का घर है, किसी और के साथ किसी भी प्रकार से नहीं, केवल और केवल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही है। और ये फॉरेन का पक्का घर है कि आदमी विदेश, इसके प्लेनेट बहुत अच्छी पोजीशन में हो जाए तो विदेश में ही आदमी रहने लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये इंसान की नौकरी को भी छुड़वा देता है, और फिर अपने व्यापार करने के बारे में आदमी सोचने लगता है। कुछ लोग पहले नौकरी कर रहे होते हैं, फिर व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, हम देखते हैं ऐसे लोगों को। तो हमारे को 12th हाउस ही देखना पड़ेगा। कुछ नेता होते हैं पैदल यात्रा बड़ी लंबी करते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा हम जानते हैं, तो 12th हाउस ही होगा। शरीर को कष्ट देना या शरीर में विकार पैदा हो जाना, तो ये हॉस्पिटल का घर भी है।
कि मेरे शरीर में बहुत कष्ट हुआ, उससे कोई बीमारी हो गई। तो जैसे देखिए छठा घर बीमारी का था, तो बिल्कुल 6th हाउस के सामने 12th हाउस है। आप 1st हाउस पे आएंगे तो जो छठा घर है, सॉरी 6 नंबर के सामने, 6 नंबर के सामने 12th हाउस है। 6 में 6 जोड़ दीजिए, 12th हाउस आ जाएगा। तो छठा घर हमने कहा रोग का, शत्रु का, बीमारी का, और 12वां घर हो गया इन चीजों का उल्टा। छठा घर कर्जा लेना है तो 12वां घर कर्जा देना। पर मैंने कहा पति पत्नी का सिर्फ और सिर्फ आपसी संबंध, किसी और से नहीं, किसी भी रूप में नहीं। लेकिन ये घर जेल का, ये घर विदेश का, ये घर सैया सुख का, बेड प्लेजर का। आप देखो कि ये आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी है। हॉस्पिटल में है तो आपको डॉक्टर नहीं मिलने देगा कि जी इतने बजे से इतने बजे तक विजिटिंग आवर है, जब भी आप मिल सकते हैं। ऐसे ही आप जेल में हो तो आपको कहते हैं कि जी मर्डर फ्राइडे को मिलेगा, ये उस दिन मिलेगा, ये उस दिन मिलेगा, ये इतने बजे मिलेगा। तो 12th हाउस क्या हुआ कि समाज से एकदम कटाव है, एकांतपन है, ऐसी सिद्धियां करने का जो आकाश से सीधी आपके दिमाग में बात करे। आकाशिक ज्ञान, परमपिता परमात्मा का। जब आदमी दुखी होता है तो दोनों हाथ ऊपर उठाता है, हे प्रभु मेरी मदद कर, कुछ मुझे बता। तो ये 12th हाउस है परमात्मा से मांगने का। जब सब तरफ से थक जाता है तो परमात्मा से मांगता है। और इंसान कभी कभी आपने देखा कहता है हे भगवान मेरे पुण्य कर्म है तो मेरे बच्चे को बचा दो। ऐसी एक कथा हमें मिलती है कि हुमायूं ने अकबर के जन्म पर ऐसा करा। अकबर बहुत बीमार थे, हुमायूं ने कहा कि मेरे अगर कुछ अच्छे कर्म है तो मेरे बेटे अकबर को जिंदगी दे दो मेरी। और हुमायूं कहते हैं 8 दिन में मर गया और अकबर जिंदा हो गए। ऐसा जीवन में बहुत बार देखने को सचमुच मिलता है। तो ये कहने का अर्थ है कि जो 12th हाउस है उसको हम कहते हैं खर्चे का और कर्जा देने का। इस घर में जहां 12 नंबर लिखा है, यहाँ मंगल बैठा हो, मार्स प्लेनेट हो, तो आदमी अपने हाथ से पैसा दे दे तो मिलता नहीं। तो ऐसे इंसान को अपने हाथ से पैसा देना नहीं चाहिए किसी को उधार। और कर्जा उतारना हो तो बेस्ट है ये घर। ये जोड़े हुए धन को छुपा के रखने का है। 11th हाउस मैंने कहा हाउस ऑफ गेन है ना, जितना कमा रहे हैं उसमें से बचा भी रहे। तो ये 12वां घर छुपा के रखने का भी है। फिर कभी वक्त बेवक्त किसी का कर्जा चुकाना हो, कभी बीमार हो जाए तो अस्पताल में तुरंत पहुंचाने का हो, वहां भी पैसा चाहिएगा। कोई जेल चले जाए तो भी पैसा चाहिए। छठा घर जो है क्या है, झगड़ा है, तो 12वां घर कोर्ट कचहरी है। तो इस प्रकार से ये 12 भाव बताए महर्षि पाराशर जी ने। और इन 12 भावों के नीचे एक लाइन लिखी हुई हमने 12th हाउस के नीचे कि अन्य बातें भावात भावम सिद्धांत के अनुसार देखें और समझें। अब भावात भावम सिद्धांत है क्या? इसको कुछ लोगों ने अंग्रेजी की किताबों में लिखा है कि हाउस टू हाउस, प्रिंसिपल ऑफ हाउस टू हाउस। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 7th हाउस जो होता है, आप मैं 7th हाउस पे आता हूँ। 7th हाउस ये लाइफ पार्टनर का है मेनली। बाकी चीजें तो जो लिखी है वो तो ठीक है, पर मेन तो ये 7th हाउस लाइफ पार्टनर का है। तो किसी भी जगह से 7th हाउस को काउंट करेंगे तो उसके लाइफ पार्टनर का होगा, किसी भी जगह से। और जिस हाउस से देख रहे हैं उसमें 6 जोड़ दीजिए तो उसका लाइफ पार्टनर सामने नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए 3rd हाउस पे आता हूँ, ये 3rd हाउस है, ठीक। 3rd में मैं 6 जोड़ू तो कितने हो गए, 9, 9। इसका मतलब ये हो गया जो 9वां घर होगा वो मेरे छोटे भाई की पत्नी होगा। जो तीसरा घर है वो मेरे छोटे भाई का है, तो उसका जो स्पाउस होगा, उसका जीवन साथी होगा, वो उससे 7th हाउस होगा, जो कि जन्म कुंडली का 9th हाउस होगा, जो मेरा धर्म का घर है। तो वो मेरे छोटे भाई की पत्नी हो गई। लेकिन अगर वो मेरी छोटी बहन हुई तो वो उसका पति हो गया। तो छोटी बहन के पति को जीजा बोलते हैं, तो वो मेरे जीजा का हो गया। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया 3rd हाउस किसका है, यंगर ब्रदर सिस्टर का। अब आप जरा इस पे आइए, ये 7th हाउस है। 7वां घर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरी पत्नी का है, तो उसकी छोटी बहन का घर कौन सा होगा, जो 9th हाउस है। वहां से मैं 3rd काउंट करूंगा तो वो 9th हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 9th हाउस जो मेरे भाग्य का था, जिसे मैं भी छोटी बहन के पति का बता रहा था, छोटे भाई की पत्नी का बता रहा था, वो मेरी पत्नी की छोटी बहन छोटे भाई हो गए। इसका मतलब वो मेरे लिए तो भाग्य का घर है। परंतु पाराशर जी ने कहा कि आप सारी चीजें 12 घरों से ही देखेंगे, लेकिन सिद्धांत आप लगा लीजिए कि ये हाउस टू हाउस का सिद्धांत है और ये लगाने से ही रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि
स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि जो 9वां घर है वो मेरा भाग्य का घर है, तो वो मेरे साले साली का है। मेरे उनसे संबंध खराब हो गए तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। मेरे छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध खराब हो गए तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। मेरे जीजा जी से संबंध खराब हो गए तो खराब हो जाएगा संबंध। इसी प्रकार देखिए आप, ये 5th हाउस है, इस 5 में 6 जोड़िए तो 11th हाउस आ जाएगा। 5 + 6 11। इसका मतलब जो 11th हाउस है वहां हमने लिखा था पुत्रवधु, यानी 5वां घर बेटे का है तो 11वां घर बेटे की बहू होगा। उससे भी तो लाभ होता है ना। आजकल के जमाने में तो बजट में शादी होती है कि कितने पैसे की शादी कर रहे हो आप, आपका बजट क्या है। तो जो 11th हाउस है वो बेटे की बहू का भी है, लेकिन अगर मेरी बेटी है तो मेरे दामाद का भी है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी घर से कोई भी चीज देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। तो ये पाराशर जी ने 12 भाव लिखे और इन 12 भावों के बारे में ये बातें लिखी कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो आदमी पहले अपने क्लाइंट से पूछे कि आप जानना क्या चाहते हैं, जो वो जानना चाहता है उसी भाव से ध्यान देकर विचार कीजिएगा कि क्या होगा। जैसे अभी मैं फर्स्ट हाउस इस चार्ट पे आता हूँ, सॉरी ये फर्स्ट चार्ट है। आप देखिए कि जो मेरी माँ का घर है वो 4th हाउस है जहां नंबर 4 लिखा है, लेकिन मेरी माँ की माँ कौन सा होगा, माँ का घर हमेशा चौथा, तो 7th हाउस हो जाएगा। मेरी माँ के घर को मैं नंबर 1 मानूं तो वहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 तो 7th हाउस हो जाएगा। जो मेरी पत्नी का घर है वो मेरी नानी का घर है। और आप अपनी जिंदगी को तोल के देखिए, समझ के देखिए, नानी जी से जितने मधुर संबंध आपके रहे उतने जीवन साथी से रह जाते। इसी प्रकार आप अपनी सास के बारे में जानना चाहते हैं, सासू माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो 7th हाउस की माँ हो गई, तो 7th से 4th कौन सा हुआ, जहां 10th लिखा है, जहां मेरा कर्सर है। इसका मतलब ये हुआ ये मेरे पिताश्री का घर है, मेरी नौकरी करने का घर है। तो मेरे अगर वहां संबंध अच्छे हैं मेरे पिताजी से, तो मेरी जो मदर इन लॉ है उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध होंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसी प्रकार से हम देखते चले जाते हैं। जैसे भी आप देखिए 5th जहां लिखा है, 5 नंबर जहां पर लिखा है, ये मेरी पहली संतान है। जो मेरी दूसरी संतान होगी वो इससे छोटी होगी, ये बड़ा भाई कहलाने लग जाएगा। अगर मान लो मेरे 2 बच्चे हुए तो पहली जो संतान होगी 5th से देखी जाएगी और इसका 3rd हो जाएगा। 3rd हाउस किसका, छोटे भाई बहन का, तो वो 7th हो जाएगा। यानी मेरी नानी जी का घर है, मेरी पत्नी का घर है, लेकिन मेरी दूसरी औलाद के बारे में भी यही घर दिखाएगा मुझे। तो इस प्रकार से ये भावात भावम सिद्धांत है। और पाराशर जी ने इसीलिए लिखा कि जीवन में इतना साइंटिफिक है कि आप अपनी किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्होंने बताने की कोशिश की। यहाँ पर अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप समझें। और हो सकता है मैं जब जब क्लास पढ़ाऊंगा इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करूंगा ताकि आपको पढ़ने से याद नहीं होगा, सुनने से ये याद होगा। आप ऐसा समझिए कि जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ है आप, 4th हाउस आपकी मदर का है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, 10th हाउस आपके फादर का है, 2nd हाउस आपकी ज्वाइंट फैमिली के बारे में दिखाता है, 3rd हाउस यंगर ब्रदर सिस्टर का है, 11th हाउस आपके एल्डर का है, 5वां घर आपकी संतान का है, 6ठा घर रोग और शत्रु का है। आप देखिए चौथे घर से छठे घर को गिनो तो कितना हो गया, 4th से छठे को गिने तो 3rd हाउस हो गया। इसका मतलब ये मेरे मामा मामी का है, सॉरी मामी का नहीं, मामा का घर है। तो ये क्या हुआ कि जो छठा घर है वो मामा का है। कभी कभी इंसान की लड़ाई हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो जब हमारे घर पे पुलिस आती है तो कह देते हैं मामा है, या लड़का भाग के या लड़की भाग के कुछ दंगा फसाद हो जाए तो मामा के घर भेज दिए जाते हैं। तो छठा घर मामा का है और मौसी का भी यही घर है। इनका जीवन साथी 12th हाउस हो जाएगा। यानी ये छठा घर मामी का है, मामा का है, तो मामी 12th हाउस हो जाएगी। ये मौसी का है तो वो मौसा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी घर के बारे में जानकारी लेंगे। तो 7th हाउस स्पाउस का है, 8वां हाउस जो डेथ का है, 9th हाउस आपके डेस्टिनी, लक, आपका फॉर्चून, कुछ भी कह लीजिए इसे, और 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, 11th हाउस जैसे मैंने बताया बड़े भाई का है, हाउस ऑफ गेन है, और 12वां घर जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो इस प्रकार से ये आज हमने 12 भाव पढ़े। इन 12 भावों के बारे में ये जानकारी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं बार बार इसे रिपीट करूंगा और आपको धीरे धीरे करके ये जानकारी याद हो जाएगी। पर फिर भी अभी कोई सवाल इनसे
जुड़ा हुआ बनता है, तो आप मुझे बताएं। सर जैसे बच्चे को अडॉप्ट, चौथा घर माता का होता है और अडॉप्टेड जो मदर अडॉप्ट करती है। हाँ, किसी बच्चे को आपने अडॉप्ट किया, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन वो बच्चे की पत्रिका में, कुंडली में जैसे अडॉप्टेड मदर का कौन सा घर रहेगा? नहीं, वो भी हम चौथा ही मानेंगे, क्योंकि उसका पालन पोषण उसी ने करना है, ओके। उसी ने उसको पालना है, उसी ने पढ़ाना लिखाना है, तो फोर्थ हाउस वही होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी, सब कुछ उसी को देखेंगे हम। लेकिन कभी कभी ट्विंस का केस होता है हमारे पास, हिंदी की भाषा में उसे कहते हैं जुड़वा बच्चे या युगम। उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि खान पान एक ही आदमी के घर में हो रहा है, एक ही आदमी कमा के ला रहा है, उसी पैसे से बच्चे खा रहे हैं, उसी पैसे से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट हो जाता है। एक बच्चा हो सकता है, सॉरी जो कहने जा रहा हूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक बच्चा बहुत धार्मिक हो जाता है, एक बच्चा बिल्कुल क्रिमिनल निकल जाता है। धार्मिक से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि साधु बनने वाला, समाज और सोसाइटी के जो नियम बने होते हैं उन पर चलने वाला हो जाता है, और एक एंटी सोशल हो जाता है। खान पान सबका एक ही कमाई हो रही है, और एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, तो ट्विंस के बारे में हमें कैसे देखना है ये बात भी हम आगे करेंगे। पर फिलहाल आप मेरा आपसे, मेरी बात शायद स्वाति जी से हो रही है। हाँ सर, हाँ सर। तो आप अभी ये समझिए कि इन 12 भावों को थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये मेरा काम है इस कोर्स को मुंह जबानी आपको याद करना, क्योंकि आप लिख के पढ़ नहीं सकते, फिर याद नहीं कर सकते इस एज में। इस एज में तो सुनने से होता है आदमी को, और धीरे धीरे करके याद होता है। आप अपने चार्ट को, बर्थ चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और महर्षि पाराशर जी ने लिखा है 1st 4th 7th और 10th, यानी मैं, मेरी पत्नी और मेरी माता जी और मेरे पिताश्री, ये मेरे भाग्य में लिखे हैं, इनका मैं चुनाव नहीं कर सकता, ये तो है ही। लेकिन संतान के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एबॉर्शन करा सकते हैं, कभी कभी मिसकैरेज भी हो सकता है आपका, है ना। तो ये वाली बात भी हमारे को दिखाई देती है बहुत सारी कुंडलियों में, लेकिन हमारे देश में इस बात को, हमारे धर्म में इस बात को पाप माना गया है। नेचुरली अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज इसको खराब माना गया है, और ये भी एक पाप कर्म में जुड़ जाता है। जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के फल मुझे भुगत नहीं होते, लेकिन जाने अनजाने में मान लीजिए माँ बीमार है, अब बच्चे में से या माँ में से एक आदमी बचाना है, तो माँ को बचाना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि माँ और पिता है तो और बच्चा पैदा हो जाएगा, इसलिए बच्चे को साफ कर दिया, हटा दिया उसको, उसका कोई विशेष पाप नहीं लगता, कुछ ऐसी बात नहीं होती। लेकिन हम जाने अनजाने में भी तो कर्म करते हैं ना, तो इन कर्मों का भी फल मिलता है, क्योंकि ज्योतिष 3 प्रकार के कर्म मानता है। एक कर्म होते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब है कि जो मैंने जन्म जन्मांतर में किए गए, और मेरी कुंडली में ये मेरे प्लेनेटरी पोजीशन से ही डिनोट होंगे कि मेरी जन्म पत्री में ग्रहों की कहाँ स्थिति है, कि मेरे कौन से 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं, और कहीं 2 मिलेंगे कहीं 3 मिलेंगे, तो ये मेरे संचित कर्मों के फल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्थ चार्ट मेरा है, टाइम ऑफ मैरिज आ रहा है, लेकिन मेरी कुंडली में डिनाइल ऑफ मैरिज है कि मैंने पिछले जन्म में जीवन साथी को पसंद ही नहीं किया, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसको बहुत तंग किया, तो इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी, और हो गई तो मैं उसके साथ दुखी रहूंगा, घर जाने से ही डर लगेगा। तो ये वाली बातें जो है हमारे जन्म जन्मांतर में किए गए कर्म को संचित कर्म कहते हैं, और उनको ग्रहों की युति के माध्यम से, युति का मतलब है कि एक ही घर के अंदर बहुत सारे ग्रह बैठ जाएं, तो उनको देखने पर हम बताते हैं। उसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब है कि जन्म कुंडली में कई जन्मों के कर्म हैं, उनमें से मैं इस जन्म में कौन से कर्म भोगूंगा, ये मुझे प्रारब्ध से पता चलेगा। और एक होता है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध का समय मेरे को दशा से चलता है, जैसे आपने सुना होगा ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, मंगल की चल रही है, राहु की चल रही है, इन ग्रहों के नाम लेते हैं, तो वो दशाएं मेरे प्रारब्ध कर्मों को दिखाती है कि जो मैंने भोग रखा है उसमें से मैं कौन से कर्म अब भोग पाऊंगा इस जन्म में, सारे तो मिलेंगे नहीं मुझे। उसके बाद में कुछ और अडाप्टिंग कर सकते हैं आप इसमें उपायों के माध्यम से, किसी महापुरुषों के आशीर्वाद से, माता पिता की क्रिया, उनके आशीर्वाद से, उन्होंने जो पुण्य कर्म कमाए होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं। एक होता है क्रियमाण कर्म, जो मैं वर्तमान में कर रहा हूँ, जो मेरा एट प्रेजेंट ट्रांजिट कैसा चल रहा है प्लैनेटरी पोजीशन का, इसमें से मैं सारे कर्म नहीं भोग पाता। जो मैं कर रहा हूँ अच्छे भी और बुरे भी सब कर रहा हूँ, पर मेरी नजर में सब अच्छे हैं। किसी ने मुझे बुरा कर दिया, मैंने उसका बुरा कर दिया,
बात बराबर हो गई, मैंने सोच लिया, लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ ये तो जजमेंट मैं नहीं कर सकता, वो कुछ और ही है करने वाला। तो उसका फल कैसा मिलेगा, ये क्रियमाण कर्म से है। तो जो ट्रांजिट होता है वो एट प्रेजेंट में कौन से कर्म कर रहा हूँ उसके जरिए देखा जाएगा, और जो प्रारब्ध कर्म है वो मेरी दशा बताएगी, जो पीरियड मेरे जीवन में चल रहा होगा, किस प्लेनेट का मेन पीरियड है, किसका सब पीरियड है, फिर सब पीरियड किसका आ रहा है। अभी करेंगे हम ये बात आगे। और जो मेरी कुंडली में योग बन रहे हैं वो ग्रहों के माध्यम से होते हैं, वो संचित कर्मों को दिखाते हैं। तो 3 कर्म हम ज्योतिष में मानते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। और इन तीनों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आदमी को बताते हैं। जैसे मैं क्रियमाण कर्म का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। 7.5 चलना, शनि का टाइम होता है, एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ सैटर्न होता है 7.5 ईयर का। आदमी को रुला देता है ऐसा विज्ञान, जो ज्योतिष के वैज्ञानिक है वो कहते हैं अरे तेरी तो 7.5 चल रही, तेरे तो टाइम खराब है। आदमी बेचारा डर जाता है, क्योंकि शनि जो है उसके बारे में एक ही शब्द है ज्योतिष में, वो है दुख। शनि दुखों का कारण है इंसान की जिंदगी में, जितने भी दुख मिलेंगे, ये लॉर्ड ऑफ कर्मास है सैटर्न। तो शनि के पास मेमोरी बहुत है, सबसे आउटर प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडियंस को या एस्ट्रोलॉजर्स को, सॉरी इंडियंस नहीं, भारतीय लोगों को जानकारी नहीं थी कि इसके अलावा भी ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं। अगर जानकारी नहीं थी तो उन्होंने ज्येष्ठा नक्षत्र कैसे ढूंढा होगा। आज वैज्ञानिक ज्येष्ठा को कहते हैं कि सूर्य से 400 गुना बड़ा है, सूर्य से 400 गुना बड़ा है। आप सोचो, धरती सूर्य में चली जाए तो काल्पनिक के सर के बराबर होती है। कितनी ताकत होगी ये जानने वाले व्यक्ति के पास। और जो आप नवग्रहों का मंत्र पढ़ते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि, उसमें मंगल ग्रह का नाम ही नहीं है। उसे भूमि सु तो कह दिया कि धरती का पुत्र है। इसका मतलब नासा वाले पाथ फाउंडर भेजें या ना भेजें, और उन्होंने तो बताया नासा वालों ने कि धरती से टूट के बना। हमारे तो मंत्र में ये बात लिखी हुई मिलती है, पर हमारे को क्या होता है कि पता नहीं होता। हम सोचते हैं ज्योतिष तो बेकार का विषय, देखने के बाद ज्योतिष की कोई बात कर रहा हो, अरे छोड़ बेकार है, पुराना आदमी, इसको तो अकल ही नहीं है। ऐसी बातें हम करने लग जाते हैं। पर ज्योतिष भी अपने आप में किसी जमाने में बहुत ऊंचा विज्ञान था और आज भी है, और इसकी जानकारी कुछ रह गई है थोड़ी बहुत, उसी के माध्यम से हम काम चलाना चाहेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर अगली क्लास करते हैं। सर अभी हमने मतलब अभी हफ्ता भर किस तरह से मतलब क्या कैसे करना चाहिए, क्या एक हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को रहेगी ना, तो तब तक हमने मतलब हमारे लिए खुद के लिए कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे ज्योतिष में कोई नियम नहीं है। आप देखिए क्या होता है कि ज्योतिष में एक बहुत शानदार बात की गई है कि आदमी के पास, सबके पास बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग इंसान बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो बुद्धि बेकार हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि बुद्धि जमा एकाग्रता। जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, जो मैंने आपको जरा से पेज दिए हैं, तो आप अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के पास साथ पढ़ें। लेकिन ये चीज भी बेकार तब हो जाती है जब आपके पास धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा। तो और इन दोनों को भी छोड़ दें तो कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए आदमी को निरंतरता चाहिए और एकाग्रता चाहिए, यानी कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी, ये 2 चीजें चाहिए। आप जब मर्जी पढ़िए, जैसे मर्जी पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम खाना खाते समय ना पढ़ें, क्योंकि हम इसे एक पवित्र विज्ञान मानते हैं कि ये पवित्र सब्जेक्ट है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि पवित्र विषय को पढ़ने के लिए झूठे हाथ ना लगाएं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा ज्योतिष में, अच्छा आप होमवर्क के बारे में पूछ रही हैं? नहीं सर, आप जो बता रहे वही नियम हमने हमारे ऊपर कौन से ये करने हैं। हाँ, तो कोई नियम नहीं है, आप जैसे मर्जी पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए। लेकिन अगर किसी का जुपिटर 7th हाउस में हुआ, जो स्पाउस का घर है, आपके पास बर्थ चार्ट बना होगा, तो अगर जुपिटर जहां मैंने नंबर 7 लिखा है काउंटिंग फर्स्ट से करने के बाद, तो वहां जुपिटर है, तो बेडरूम में अपने बेड पे बुक्स नहीं रखनी, ये कहा जाता है। कोई भी अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका जुपिटर खराब हो जाता है। और जुपिटर का मतलब है विजडम, और विजडम बिगड़ गए तो फिर तो सभी कुछ बिगड़ सकता है।
और कोई नियम नहीं है। आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, ड्रिंक करते हैं, नहीं करते, कोई बात नहीं, पर आपको धीरे धीरे ये सब्जेक्ट अपने आप ही इन चीजों की छुड़ा देगा। सब चीजें जिसकी जरूरत होगी वो आपके पास अपने आप ही ले आएगा। ये कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़िए, जो मर्जी खाइए, जैसे मर्जी रहिए, पर शुद्धता के साथ पढ़े। इसे कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी पढ़िए आप। वैसे तो पढ़ने के नियम अलग अलग हैं कि इस समय पढ़िए, सवेरे पढ़ने से जल्दी याद होता है ऐसा कहते हैं, रात को पढ़ने से भी याद होता है, लेकिन रात को आदमी थका हुआ होता है, और अब ये एज ऐसी है, इस उम्र में आदमी पढ़ नहीं पाता, जितना पढ़ ले उतना ही बहुत है। तो हमने काफी लंबा अंतराल कर दिया, यानी डिस्टेंस बहुत कर दिया, 1 सप्ताह का, कि आप आराम से पढ़ लें। पर फिर भी अगर कोई सवाल नहीं होगा तो इस क्लास का भी और अगली क्लास का भी फिर मिला के सवाल जवाब कर सकते हैं। पर आप इतना सा याद कर लें, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी बहुत अच्छा है, चिंता ना करें, मेरा काम है आपको याद कराना। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं तो ठीक है, सबको नमस्ते। कृपया निवेदन है कि 4-5 मिनट लेट तो चल जाएगा, समय पर आए हम सब तो ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार सबको, प्रणाम। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।